नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बिहार के सियासी समर में चौथे दौर के लिए आज से नामांकन का सिलसिला शुरू होगा। चौथे दौर में 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर 1 नवंबर को मतदान होना है। वहीं पहले और दूसरे दौर के लिए आज कई दिग्गज चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे बिहार के एक ऐसे इलाके की कहानी जहां सरकारी बेरुखी के चलते खेती छोड़ने को मजबूर हैं किसान। जानेंगे बिहार का पूरा सियासी हाल, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में चौथे दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 7 जिलों की 55 सीटों के लिए 14 अक्टूबर तक भरे जाएंगे पर्चे। 1 नवंबर को होगा मतदान। सियासी दलों ने प्रचार के रण में झोंकी ताकत। वादों दावों के सिलसिले में तेजी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की 3 रैलियां आज। आपत्तिजनक बयान देकर घिरे अमित शाह। लालू और ओवैसी तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लालू ने दी प्रतिक्रिया। केले की खेती छोड़ने को मजबूर हाजीपुर के किसान। सरकारी उपेक्षा से बढ़ा पलायन। किसानों की बदहाली बना चुनावी मुद्दा। जी हां, बिहार के सियासी रण में चौथे दौर के लिए आज नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया है और इस दौर में 7 जिलों की 55 सीटों के लिए 14 अक्टूबर तक पर्चे भरे जाएंगे। वहीं तीसरे दौर के लिए कल तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। बिहार में पहले और दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के बीच बुधवार को चौथे दौर के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया का आगाज हो गया। इस दौर में 7 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव होगा। चौथे दौर के लिए 14 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बिहार के चुनावी रण में चौथे दौर में 7 जिलों पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सिवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज और शिवहर की 55 सीटें शामिल हैं। इस दौर में पूर्वी चंपारण की 12, मुजफ्फरपुर की 11, पश्चिम चंपारण की 9, सिवान और सीतामढ़ी की 8-8, गोपालगंज की 6 और शिवहर की 1 सीट शामिल है। चौथे दौर में 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस दौर में सभी 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उधर तीसरे दौर में राजधानी पटना समेत 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया अंतिम पड़ाव पर है। इस दौर के लिए कल नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख है। तीसरे दौर की बात करें तो तीसरे दौर के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई थी। इस दौर में 8 अक्टूबर तक पर्चे भरे जाएंगे, तो वहीं 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जाएंगे। तीसरे दौर में सारण, वैशाली, नालंदा, राजधानी पटना, भोजपुर और बक्सर जिले की विधानसभा सीटें हैं। सभी सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा। सीधा रुख करेंगे रविंद्र शोराण का। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। चौथे दौर की अधिसूचना जारी होगी। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कितना अहम है ये चौथा दौर? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण सहित बाकी जो जिले हैं, अब किसानों का मुद्दा यहाँ पर काफ़ी अहम है, क्योंकि तमाम पार्टियां हर बार चुनावी वादे करती हैं उनकी दशा सुधारने के लिए, लेकिन हालात जस के तस हैं। आप वहाँ की ज़मीनी हकीकत से रूबरू हो रहे हैं, हमें बताएं। देखिए अमृता, बहुत अहम ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे चौथे दौर का जो मतदान होने वाला है, ये यहाँ रहने वाला है। ये इलाका जो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान का जो बेल्ट है, इस इलाके में क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर को टच करता है, तो बाकी तमाम मुद्दों के साथ साथ यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री होने की वजह से वो भी एक अहम मुद्दा होता है। खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर की जो बात जब यहाँ की जाती है, तो यहाँ देखने में आता है कि जो अपराधी हैं वो लोग यहाँ से कई बार नेपाल की तरफ चले जाते हैं, जहां पे हिंदुस्तान की पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। खाली उनकी मदद की उनको दरकार रहती है कि जिस तरीके से नेपाल पुलिस या नेपाल सरकार मदद करेगी तभी उनको पकड़ा जा सकता है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की भी एक बड़ी समस्या है।
तस्करी का भी अहम मुद्दा यहाँ पे इस इलाके में रहता है। और इसके अलावा जो है किसानों की समस्या की जो आपने बात की, किसानों की बड़ी अहम समस्या है। इस इलाके में गन्ना बहुत उगाया जाता है, मकई की बहुत खेती होती है, लेकिन आज क्योंकि इस इलाके की जो बेल्ट है इसमें लगातार कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो चीनी मिल थी वो बंद होती चली जा रही हैं और किसानों की जो हालत है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आजादी के पहले जब 1917 में महात्मा गांधी आए थे तो उन्होंने नील किसानों के जो लगातार उन पर जुल्म हो रहा था उससे बचाव के लिए अंग्रेजों के मुखालफत में यहाँ से एक आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए बड़ा ऐतिहासिक ये स्थल है और लेकिन लंबे वक्त तक ये कांग्रेस पार्टी का कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि किसानों से जुड़ा मुद्दा, तस्करी, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जो यहाँ के लिए इस बार चुनाव में भी हावी रहेंगे। सियासी समीकरण हम इस क्षेत्र का भी समझना चाहेंगे। फिलहाल अभी तक किस तरह की हवा यहाँ रही है सियासी की बात करें और इस समय क्या माहौल है? देखिए अमृता, इस इलाके में जहां पर चौथे दौर का मतदान होता है इसमें एक लंबे वक्त तक जो है कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर लगातार आधिपत्य रहा है। उसके बाद सन 77 के बाद से हमने देखा है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं और ये इलाका उसके बाद जो है जनता दल या फिर उस जो जनता पार्टी की तरफ इसका रुझान रहा, लेकिन उसके बाद अब जो है पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर बीजेपी जो है बहुत सक्रिय है। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी चंपारण दोनों जगह से बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं। पूर्वी चंपारण से जो सांसद हैं वो केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह है और इस पूर्वी चंपारण से यहाँ पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि सांसद हैं, सीनियर नेता हैं पार्टी के। ये अभी बीजेपी का मजबूत इलाका रहा है, लेकिन क्योंकि पहली बार इस तरह से हो रहा है कि बीजेपी जो है चुनाव में जेडीयू से अलग जा रही है, इसलिए इस बार का मुकाबला जो है वो बड़ा अलग होने वाला है। दो अलग अलग गठबंधन है, उनके बीच की जो राजनीति है वो बहुत खींचातानी की है, इसलिए अंतिम नतीजे क्या होंगे ये बड़ा दिलचस्प होगा और सभी को नतीजों का इंतजार है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। इधर बिहार चुनाव में अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अलग अलग थानों में FIR दर्ज की गई है। बिहार चुनाव में विवादास्पद टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग और पुलिस सख्त हो गए हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस के अनुसार लालू यादव पर IPC की धारा 177C, 177F, 2B और 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 1 अक्टूबर को ANI को ही कुछ बयान दिया गया था जो आपत्तिजनक पाया गया जांच में। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रिपोर्ट पर सचिवालय थाने में FIR दर्ज कर ली गई है और उसकी पुलिस जांच कर रही है। उधर किशनगंज में AIMIM के नेता अकबरुद्दीन के खिलाफ भी पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। अपने भाषण के दौरान उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था, क्योंकि पूरे भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई थी, तो उनके भाषण में दिए गए आपत्तिजनक शब्दों के आधार पर आज एक प्राथमिकी दर्ज किया गया है। FIR दर्ज होने के बाद तीनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारों का कहना है कि इन धाराओं के तहत दोषी साबित होने पर 5 साल की सजा का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि FIR दर्ज होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, आप पर FIR हुआ है सर, 2 जगह केस हुआ है। जितना केस हो तो मेरे लिए शोभा है, चलो, लेकिन हम अपना बिहार के अरावल जिले में रैली करते हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की बात कही है। लालू प्रसाद का कहना था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो ठेकेदारी में 50 लाख रुपए तक का ठेका पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित कर देंगे। इससे पहले भी लालू ने राघोपुर रैली के दौरान इस चुनाव को पिछड़ी और अगड़ी जाति के बीच जंग करार दिया था, जिसके बाद से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। हमारा सरकार बनेगा, देखो 60% युवा, 100 में 60
पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ा जाति के दलितों को 50 लाख से कम का जो ठेका होगा सरकारी, ये हम रिजर्व कर देंगे आपके लिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने बेटों की उम्र को लेकर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल सोमवार को महुआ सीट के लिए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 25 साल बताई, जबकि इससे पहले राघोपुर सीट से पर्चा भरते वक्त छोटे बेटे तेजस्वी ने 26 साल उम्र लिखी। राजनीतिक विरोधी अब सवाल उठा रहे हैं, हालांकि आरजेडी की ओर से सफाई दी गई है। मतलब नहीं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के नामांकन पत्र में भरी उम्र अब सवालों के घेरे में है। सोमवार को महुआ सीट से नामांकन भरते हुए तेज प्रताप ने अपनी उम्र 25 साल बताई है, जबकि इससे पहले राघोपुर सीट से नामांकन करते हुए छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने अपनी उम्र 26 साल बताई थी। विवाद उम्र को लेकर है, राजनीतिक विरोधी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। जब बड़ा भाई तेज प्रताप 25 साल के हैं तो तेजस्वी 25 से कम के हैं और वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। मैंने हमेशा कहा कि दोनों मेरे छोटे भाई हैं, बट अब मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरे छोटे भाई में से सबसे छोटा भाई कौन है। मीसा भारती थी, उन्हें लड़ा लेती, इतना उतावलापन क्या था। इस तरह के सवाल उठने के बाद छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर सफाई दी। उन्होंने लिखा, उम्र विवाद की शुरुआत क्लरिकल मिस्टेक से हुई है। मेरी वास्तविक आयु 26 वर्ष है, जैसा कि हलफनामे में दी गई है। मेरे बड़े भाई तेज प्रताप यादव की वास्तविक उम्र 27 साल है, परंतु चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए मतदाता पहचान पत्र में उनकी उम्र टाइपिंग त्रुटि की वजह से 25 वर्ष अंकित हो गई थी। चूंकि मतदाता पहचान पत्र में उनकी उम्र 25 साल है, इसलिए चुनाव आयोग पहचान पत्र को ही मानक मानते हुए उसमें अंकित जन्म तिथि का ही आवेदन करते समय उल्लेख करना अनिवार्य होता है। ये सब नियमों के अनुरूप हुआ है, अतः इस बात को अकारण तूल देना अपरिपक्वता है। रोल जो वोटर लिस्ट पर वोटर उम्र है, दैट इज द वैलिड, दैट इज द फाइनल। कहाँ क्या है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। ये फजूला जो अज्ञानी लोग चला रहा है बिल्कुल जायज है, लीगल है, जो उम्र है वही है। कोई डिस्प्यूट ही नहीं है भैया। जो वोटर लिस्ट में जो होता है वही पर्चे में भरना पड़ता है, एफिडेविट में भरना पड़ता है, जो करके हम लोगों ने भरने का काम किया है। इसमें गलत क्या है। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के राजनीतिक करियर की शुरुआत इसी चुनाव से हो रही है। दोनों पार्टी के टिकट पर राघोपुर और महुआ से उम्मीदवार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे दौर के लिए सभी पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है और इसी कड़ी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा में कांग्रेस उपाध्यक्ष की पहली रैली होगी। इसके बाद वो शेखपुरा के बारहबीघा और रोहतास के चुनारी में रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार की व्यापक रणनीति बनाई है, जिसके तहत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी सूबे में 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले 19 सितंबर को पश्चिम चंपारण के रामनगर से रैली की शुरुआत की थी। सीधा रुख करेंगे कृति मिश्रा का, हमारी संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। कृति, पहले और दूसरे दौर की बात करें तो राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी की आज रैली है, इसके मद्देनजर आपसे जानना चाहेंगे क्या माहौल है और किन बातों को आज राहुल गांधी वहां रख सकते हैं। जी हाँ, देखिए, इसके पहले भी अमृता, जब राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार का आगाज किया था रामनगर से, तो उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर आप बीजेपी की सरकार बनाएंगे तो दिल्ली और गुजरात से 2-3 सूट बूट पहने हुए आदमी आकर आपकी जमीन छीन ले जाएंगे। साथ ही जो भी लैंड एक्विजिशन बिल पर बीजेपी का यू टर्न हुआ है, जो सरकार का यू टर्न हुआ है, उसका पूरा श्रेय भी राहुल गांधी ने अपने आप को और अपनी पार्टी को यानी कांग्रेस को दिया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि जो भी अब चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे सांप्रदायिक घटनाएं होंगी और लोगों से कहा था कि आप सचेत रहें। तो कमोवेश इन्हीं मुद्दों के साथ राहुल गांधी आज फिर आक्रामक तेवर में नजर आ सकते हैं। लेकिन अब देखिए अमृता, जिस तरह से बीफ पर सियासी पारा यहाँ पर चढ़ता जा रहा है, देखने की बात ये होगी कि क्या राहुल गांधी इस पर भी कुछ बोलेंगे। और दूसरी तरफ
जहां खबरें आ रही हैं कि महागठबंधन में फूट है, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव मंच साझा नहीं करना चाहते। क्या इन सब बातों पर भी अंकुश लगाते हुए राहुल गांधी एकता का प्रदर्शन करेंगे? ये सारी बातें देखने लायक होंगी। जी अमृता। कृति, अगर हम माहौल की बात करें, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और इन रैलियों को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, वहां पर किस तरह का माहौल है? जी अमृता, देखिए हम औरंगाबाद से आगे अब जहां राहुल गांधी की रोहतास में आज 2:30 बजे के बाद जो रैली होने वाली है चिनारी में, वहां उसके ओर हम अब प्रस्थान करेंगे। लोगों में अगर मैं लोगों की बात करूं तो सारी ही जो महागठबंधन के जितने भी पार्टनर्स हैं वो पूरे अपने वोटर ग्रुप को एक तरफ एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ दिखे, ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज जाए कि लोगों में कि महागठबंधन की एकता है और महागठबंधन बहुत मजबूत है। लोगों में भी काफी उत्साह है और अपने नेता को सुनने के लिए लोग शुरू से ही जो चिनारी डिस्ट्रिक्ट है वहां से दूर दूर से लोग आना शुरू हो गए हैं। जी अमृता। शुक्रिया कृति, इस रैली पर हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बाराचट्टी का सियासी समीकरण। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद, आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पहले दौर के मतदान में अब महज 1 हफ्ता बचा है। ऐसे में बीजेपी ने प्रदेश में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कल पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कई नेताओं ने अलग अलग जिलों में रैली की। बीजेपी ने जहां एक तरफ महागठबंधन पर निशाना साधा, तो वहीं सूबे की जनता को यह भरोसा भी देती नजर आई कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो प्रदेश का कायापलट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की समर्थक है, उस पर कोई पुनः विचार नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जिस बुनियादी सुविधाओं की आस में है वो बीजेपी ही मुहैया करा सकती है। उन्होंने स्पेशल पैकेज का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी यहां के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आज तक सोनिया मनमोहन की सरकार ने नहीं दिया था, लालू यादव की सरकार ने नहीं दिया था, आप नहीं ला पाए। वो बिहार की जनता का अधिकार मोदी जी प्रणाम कर बिहार की जनता को देने के लिए आए। औरंगाबाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी रैली में नीतीश कुमार और लालू यादव पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस को भाई भतीजावाद फैलाने वाला करार दिया। लोहिया जी ने कभी अपने बेटे को, अपने बेटियों को टिकट नहीं दिलाया, कभी रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिए, तो समाजवाद के विचार के आधार पर इस देश के भविष्य के लिए उनने कार्य किया। यहां तो पत्नी को टिकट दो, 2 बेटे को टिकट दो, बेटी को टिकट दो, अपने गांव में सभी रिश्तेदारों को टिकट दो। दोनों नेताओं ने कहा कि सत्ता में आने पर एनडीए बिहार की तस्वीर बदल देगी। दूसरी तरफ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने कहा कि प्रदेश की तरक्की के लिए ठोस योजनाएं बनाई जा रही हैं।
सुशासन और विकास के मुख्य धारा में लाने का एक ब्लूप्रिंट बनाई है और उसके बारे में बिहार के आम जनता के साथ हम संवाद में लगे हुए हैं। बीजेपी ने महागठबंधन पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि अगर नीतीश लालू की सरकार बनती है तो प्रदेश में लंबे समय तक विकास की दस्तक सुनाई नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कल कई रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान का पलटवार किया, तो वहीं जंगल राज के आरोपों पर भी केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया मार्गदर्शक मंडल बना के। मुरली मनोहर जोशी जी का भी वही हाल किया। तो ये अपने बुजुर्गों का तो सम्मान नहीं करते हैं, हमको कहता है अहंकार। और तो बिहार के मुख्यमंत्री का ये पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर था। हम अहंकारी हैं। गया के टिकरी में चुनाव रैली में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हम बिहार में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी से पैदा हुए, हमारा डीएनए गड़बड़ है। अरे हम लोगों का इतिहास गौरवशाली है। 2014 का जो आंकड़ा प्रकाशित है उसके मुताबिक अपराध के दर में 1 लाख की आबादी पर जो अपराध होते हैं उस हिसाब से बिहार का नंबर अपराध के मामलों में 22वां है। और मालूम है पहला नंबर किसका? पहला नंबर दिल्ली। केंद्र सरकार के नाक के नीचे देश में सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल और आरक्षण के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार ने बीजेपी और आरएसएस की तीखी आलोचना की। इनके गुरु हैं आरएसएस के लोग। आरएसएस ने कहा आरक्षण की समीक्षा होगी, मतलब साफ है, जो दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को आरक्षण का हक मिला है, अगर बीजेपी को ताकत मिलेगी तो उस आरक्षण की समीक्षा करके उसको समाप्त करेंगे। जमीन छीनने का कानून इन्होंने लाया, बिहार के चुनाव के डर से उसको वापस ले लिया। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने गरीबों को उच्च शिक्षा और रोजगार देने के भी कई वादे किए ताकि वो आगे रोजगार तलाश सके। नीतीश कुमार ने मंगलवार को भागलपुर, रजौली और नवादा में कई जनसभाओं को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में दल बदलने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में महागठबंधन को एक और झटका लगा है। पाटलिपुत्र से जेडीयू के पूर्व सांसद और 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव के खासम खास माने जाने वाले रंजन प्रसाद यादव बीजेपी में शामिल हो गए। 70 वर्षीय रंजन प्रसाद आरजेडी से 2 बार राज्यसभा सांसद, जबकि 15वीं लोकसभा में पाटलिपुत्र से जेडीयू का नेतृत्व कर चुके हैं। बिहार कांग्रेस मीडिया प्रभारी चंदन यादव का कहना है कि कांग्रेस सत्ता की नहीं बल्कि विचारों की राजनीति करती है। राज्यसभा टीवी संवाददाता नीलू व्यास से उन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन के समीकरणों पर खास बातचीत की। कि जेडीयू आरजेडी का जो ग्रैंड अलायंस है, इसमें कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं करती। हमारा एक वैचारिक संघर्ष भी है और उसी वैचारिक संघर्ष को, प्रतिबद्धता को बढ़ाते हुए हमने बिहार में अलायंस किया। पार्टी का पॉलिटिकल रेलेवेंस है, द फाइट फॉर द पॉलिटिकल रेलेवेंस, वो चीज नहीं आ रही। नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि कभी कभी अगर मल्टीपल बीमारी से कोई ग्रसित हो, भारतीय जनता पार्टी अगर मल्टीपल बीमारी से ग्रसित है तो हमें बीमारी को प्रायोरिटाइज करना है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक लोगों की आशाएं, इसको एक विचारधारा को लेकर के, कांग्रेस का यूएसपी एक विचारधारा भी है। क्लीन इमेज, करप्शन फ्री पार्टी, इस तरह से जो एक बोला गया था कि नहीं हम करप्ट कैंडिडेट्स के साथ नहीं खड़े होंगे। कांग्रेस को क्या इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है आरजेडी के साथ अलायंस करने की? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी के साथ अलायंस किया है। लालू जी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं,
आप बीजेपी का देख लीजिएगा, आपके कैबिनेट में, मोदी जी के कैबिनेट में कितने क्रिमिनल चार्जेस के मंत्री हैं वहां पर। एक तो रेप केस में निहाल चंद जी भागे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना है। हमने पहले ही कहा कि हमारा जो गठबंधन है वो एक पार्टी से है। लालू जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो राजद के लीडर हैं। आप बताइए, हम जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें से कौन से क्रिमिनल है? मोदी जी ने कहा था कि हम पार्लियामेंट को क्रिमिनल से साफ करेंगे, एक स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, तमाम चीजें उन्होंने प्रॉमिस किया था। जो पूरी ये पोस्टर वॉर है जो देखने में आ रही है, ग्रैंड अलायंस वर्सेस एनडीए। ग्रैंड अलायंस में नीतीश कुमार जी ने अपना चेहरा ही शुरू में पोस्टर्स में दिखाया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, एलाइज को प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चेहरे भी दिखाए। तो आप लोगों ने कुछ उनसे कहा, अपनी कोई प्रतिक्रिया उनसे जाहिर की, या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ नीतीश जी का चेहरा जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि जब फॉर्मली अलायंस हो जाता है, जब महागठबंधन बना, उससे पहले तो सब हम लोग अलग अलग पार्टी थे, तो हमने भी अलग पोस्टर लगाया, लालू जी भी ने लगाया और नीतीश जी ने लगाया। जब हमारा महागठबंधन शेप ले लिया, फॉर्मल अनाउंसमेंट हो गया, तब से जो हमने पोस्टर लगाए उसमें नीतीश जी का चेहरा है, लालू जी का चेहरा है, और जब उन्होंने लगाया तो चुनाव के समय हमारा एक गठबंधन है। गया जिले की 10 विधानसभा सीटों में एक अहम सीट है बाराचट्टी। आरक्षित सीट बाराचट्टी पर इस बार एनडीए और महागठबंधन की 2 महिला प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। महागठबंधन की उम्मीदवार समता देवी और एनडीए की सुधा देवी वोटरों को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बाराचट्टी विधानसभा सीट पर महागठबंधन की उम्मीदवार समता देवी पर इस बार दोहरी जिम्मेदारी है। वही पत्थर तोड़ती थी भागवती देवी। 2010 के चुनाव में आरजेडी की समता देवी को जेडीयू की ज्योति देवी ने 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया था, लेकिन इस बार महागठबंधन ने जेडीयू की मौजूदा विधायक ज्योति देवी का टिकट काटकर आरजेडी की समता देवी पर भरोसा किया है। समता देवी अब बाराचट्टी की तस्वीर बदलने का दावा कर रही हैं। जीत जाने के बाद सबसे पहले मेरे के यहाँ सुविधा बिजली का नहीं है, बहुत ऐसे गांव में नहीं गई है, और वहाँ सब बिजली लाने का काम करेंगे। बहुत ऐसे जगह है रोड नहीं है, रोड बना के बिजली की व्यवस्था, किसान जब बिजली की व्यवस्था होगा तो किसानों के ऑटोमेटिक विकास होगी। दूसरी बात रोड नहीं है, रोड बनवाने का काम करेंगे। समता देवी के खिलाफ एनडीए ने सुधा देवी को उतारा है। सुधा देवी सुबह 5 बजे से ही प्रचार के लिए निकल पड़ती हैं। सुधा देवी गया से बीजेपी सांसद हरि मांझी की बहू हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी बाराचट्टी से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार ये सीट एनडीए के घटक एलजेपी के खाते में है। इस वजह से सुधा देवी एलजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बाराचट्टी में कोई विकास नजर ही नहीं आया, जो करना चाहिए था विधायक को, बिल्कुल नजर नहीं आता। मैं चाहती हूँ अगर मैं बन जाती हूँ तो वहाँ से सबसे पहले तो रोड सही करूंगी, बिजली का साधन करूंगी और सिंचाई का सीजन करूंगी। बाराचट्टी का इलाका पशु बाजार के लिए मशहूर है। यहाँ मंगलवार को पशु पक्षियों का बाजार लगता है, जहाँ सैकड़ों लोग पशु पक्षियों को खरीदने बेचने आते हैं। लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी से लोगों का जीवन दुश्वारियों से भरा है। इस चुनाव में सड़क, बिजली, पानी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है। हमारा पूरा क्षेत्र जितना है, हम लोग का पहाड़ी क्षेत्र है मैडम, पीने के लिए पानी नहीं। 250-300 फीट पानी हमारे यहाँ बोरिंग होता है, लेकिन पानी नहीं निकलता। हमारे यहाँ सबसे दिक्कत पानी और रोड नहीं। दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को बाराचट्टी में मतदान होगा। यहाँ के महादलित वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए उम्मीदवार पूरा जोर लगा रहे हैं। बाराचट्टी इलाका अपने इस पशु बाजार के लिए काफी प्रसिद्ध है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। वहीं जानवरों के डॉक्टरों की कमी भी इन्हें खलती है। प्रत्याशी जहां विकास का दावा कर रहे हैं, वहीं जातीय समीकरणों पर भी ध्यान दे रहे हैं। बाराचट्टी से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही, लेकिन चुनाव से जुड़ी हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।